देखते हैं आज की टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा वरीयता अनुक्रम। ठीक है। इसमें भी देखोगे कि आईएएस में भी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही साथ आपके यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी में हो, क्वेश्चन यहाँ पे रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि वरीयता अनुक्रम जो है, ध्यान रखिएगा कि केंद्र और राज्य सरकारों में जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, है ना। मान लो आप कल सिलेक्ट हो जाते हो, आप भी एक पदाधिकारी बनोगे। तो कहने का मतलब है कि जी, जब हम केंद्र और राज्य सरकारों की बात करते हैं तो उसमें जो विभिन्न पदाधिकारी होता है उनका क्रमानुक्रम कैसे है, किनकी प्रायोरिटी पहले होगी, किनकी प्रायोरिटी बाद में होगी। जैसे आप देखोगे कि सरकार के दैनिक कार्यों में इसका प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन राजनीतिक समारोह जो होता है ना, राजनीतिक समारोह में के अवसर पर, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई राजसी स्टेट ओरिएंटेड कोई फंक्शन हो रहा है, वहां पे इसको देखा जाता है। जैसे सबसे पहले प्रायोरिटी पर आते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, ध्यान रखिएगा, अपने राज्य में आएंगे तो चौथे नंबर पे, भूतपूर्व राष्ट्रपति पांचवें नंबर पे, और पांचवें नंबर के बाद आएंगे, भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद आएंगे उप प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री के, यदि उप प्रधानमंत्री हैं तो उप प्रधानमंत्री, और उसके बाद आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोक और लोकसभा के अध्यक्ष। ये दोनों की प्रायोरिटी सेम है। केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री एक्सपीएम, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, और उसके बाद सेवन वाले पार्ट में ही भारत रत्न से सम्मानित जो व्यक्ति होंगे, भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पुण्याधिकारी राजदूत, जो दूसरे राष्ट्रों के राजदूत हैं, राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर, और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर। ठीक है, ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखोगे कि 9वें नंबर पर आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9 नंबर के ही पॉइंट में आते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी के चेयरमैन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। और 10वें नंबर पे है राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, और राज्यों के उप मुख्यमंत्री। क्लियर। यानी कि केंद्र के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों के कोई अन्य मंत्री, ये सारे आएंगे 10वें नंबर पे। और 11वें नंबर पे आते हैं भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव और उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में। क्लियर है। उपराज्यपाल किसमें होंगे? यूटी के। और साथ में 12वें नंबर पे आते हैं जनरल, यानी समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष। क्लियर। तो इस तरह से एक अनुक्रम दिया गया है, पदानुक्रम बोलते थे कि पद के अनुसार, लेकिन इसका कोई कार्यकाल में नहीं, मतलब कि कोई राजनीतिक कोई समारोह वगैरह होता है तो वहां पे प्रेफरेंस दी जाती है। अब क्वेश्चन था आईएएस 2000 में आईएएस के एग्जाम में पूछा गया कि भाई चारों कंडीशन दे दिया है आपको, मंत्रिमंडल के सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब बोल रहा है कि इसमें अग्रता क्रम में सही अनुक्रम बताइए। अभी हमने लिस्ट में देखा ही, इसके अनुसार क्या होगा? इसके अनुसार हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर। चौथा नंबर भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव। 1 का आंसर हो गया सी। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर पूछ दिया है, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। आंसर इज अ बी इज अ राइट आंसर। उसके बाद देख लो एक बार, पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, सिटिंग प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री की बात नहीं हुई, सिटिंग प्रधानमंत्री की बात हुई है। फिर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, अब भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा 5वें नंबर पर उप प्रधानमंत्री, 5 का कम है, भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा का अध्यक्ष का वरीयता क्रम समकक्ष है, यानी कि क्रमांक 6 है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको एक बार सीक्वेंस इसको याद करना होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा वीडियो को
पॉज करके या स्क्रीन को रोक लीजिएगा और एक बार इसको माइंड रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पहले आते हैं? इसमें ऑप्शन ई बीपीएससी का 2019 का क्वेश्चन था, इसमें से ई ऑप्शन है, क्योंकि देखो वरीयता अनुक्रम जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें विभिन्न पदाधिकारियों का रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित होता है, ये बात लिखा है इन पे। और कहा कि 26 जुलाई 1979 से जारी की गई, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वरीयता क्रम एक समान यानी 9 क में है। अभी कह रहा है कि कौन पहले आ रहा है ना, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर, जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाद 17वें स्थान पर, यानी कि आंसर क्या होगा? इज अ राइट आंसर। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा नंबर कहता है कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? सबसे ऊंचे पद पर याद रखिएगा, ये मंत्रिमंडल के जो सचिव होते हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल के, भारत के मंत्रिमंडल सचिव, आंसर इज सी इज अ राइट आंसर। पांचवा पांचवा का सी, मंत्रिमंडल सचिव, ठीक है। और सातवां का भी वही है, सी इज छठे का भी सी आंसर है। क्लियर है, दोनों का सी ही है, क्योंकि देखो पांचवें नंबर में कहा है भारत सरकार के सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी, छठे में भी कह रहा है कि भारत सरकार के सब शासकीय अधिकारी, तब भारत के मंत्रिमंडल के सचिव, यानी कि दोनों का आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, इतने ही क्वेश्चन थे, लेकिन इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आजकल बहुत वो होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष, लोग विपक्ष के जो नेता हैं, इनको लेकर के मुद्दा काफी करेंट में बना रहता है, तो हो सकता है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते। चलो अब देखते हैं, लोकसभा में संसद की जब हम बात किए थे तो हमने कहा था कि संसद 3 पार्ट से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चैप्टर हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है, अब हम लोग कर रहे हैं लोकसभा का। लोकसभा में भी थोड़ा सा थ्योरिटिकल बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो थ्योरी में जो चीजें हैं वो क्वेश्चंस में आगे दिखेंगे, उसको यहाँ पे एक बार रख दिया है। इसको चाह सकते हो तो यहाँ से तुम क्या उसको बोलेंगे, स्केप कर सकते हो, थोड़ा सा मूव कर लेना फॉरवर्ड करके, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार, ज्यादा नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे, एक बार सुन लोगे ना, ये चीजें एक जगह मिल जाएंगी, ठीक है। फिर बाकी तो क्वेश्चंस देखना है, यदि आपको लगता है कि नहीं ये चीजें मुझे याद है तो आप इसको फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाइएगा। देखो, जब हम संसद में संघीय सरकार की बात कही जाती है, यानी कि विधायी अंग है संघीय सरकार, संसद क्या है? संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। क्लियर। और केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? संसद में। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि संसद क्या है, यदि आपसे पूछ दे कि बताओ व्हाट इज द संसद, संसद है क्या? व्हाट इज द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है क्या? क्या जवाब दोगे? तो आप कहोगे, अभी कहोगे कि संसद लोकसभा है, संसद राज्यसभा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि संसद लोकसभा नहीं है, संसद राज्यसभा नहीं है। जब हम संसद की बात करें, जब पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के बनता है संसद। तो कहने का मतलब है कि संसद इज नथिंग बट, इस संघीय सरकार की क्या है? संसद विधायी अंग है। तो इस पॉइंट को धरिएगा, क्योंकि ये लगेगा कि आपको फैक्ट है, लेकिन उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ सोचोगे ना, तो जब क्वेश्चन एनालिसिस के रूप में देगा तो आप वहां पे क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, कहता है कि संविधान के भाग 5, याद रखिएगा भाग 5 की बात कर रहा है, भाग 5 में के अध्याय में 2, भाग 5 के अध्याय 2 में के अंतर्गत कहा गया कि अनुच्छेद 79 से 122, 79 से लेकर के 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। क्या बोला कि संघ के लिए एक संसद हो गया, संसद किससे बनेगी? राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी। तो जब कोई पूछे आपसे, या अभी कभी पूछ करके देख लेना संसद क्या है, लोकसभा राज्यसभा नहीं चलेगा, ठीक है। संसद का मतलब है कि ये सरकार का विधायी अंग है, और संसद में तीनों आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति। दूसरा कहता है कि अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से अधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत
उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत करने का व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस संबंध में 104वां संविधान संशोधन जो था 2019 में एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि से संबंधित व्यवस्था को अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि यानी संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है, यानी इस प्रकार आप कह सकते हो कि भारतीय आंग्ल समुदाय के लोग से जो लोकसभा में 2 सदस्यों का नामांकन की व्यवस्था निष्प्रभावी हो गई है। ठीक है, ये पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा, लोकसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित है और ध्यान रखिएगा वो जनगणना कौन सी है, 1971 की जनगणना पर आधारित है। उसके बाद कहा गया कि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन 2001 की जनगणना यानी कि 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से आधारित है और 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण कब तक कर गया है, 2026 तक, यानी कि 2024 के इलेक्शन के बाद 2 साल और मिलेगा। कहा कि पश्चात पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने के तथावत रहेगा। अनुच्छेद 83 क्लाउज 2 के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष तक की होगी। क्लियर? हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि में एक बार में, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आपात की उद्घोषणा में परिवर्तन न रहने जाने के पश्चात इसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं होगा। क्लियर? आप यानी आपातकाल के दौरान 1 साल, और यदि आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में नहीं है तो उस केस में 6 महीने, 6 माह से अधिक नहीं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, हम सब एलिजिबल है ना। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि 17वां और विघटन, ध्यान रखिएगा, लोकसभा का स्थगन वो लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे, लेकिन उसका 17वां विघटन राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। क्लियर है? अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। क्लियर? लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, यानी वो बात करता है अनुच्छेद 94 क्लाउज उसके ग में। ठीक है, अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे संसद उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है, यानी अध्यक्ष पद अपने पद से हटाए जाने के संकल्प प्रथमतः मतलब स्टार्टिंग में मत का तो हकदार होगा, किंतु बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकते। उसके अध्यक्ष को हटाया जा रहा है और पक्ष में भी 250 वोट पड़ा, विपक्ष में भी 250 वोट पड़ा, तो इक्वल हो गया, उस केस में ये निर्णायक वोट नहीं दे सकते। ठीक है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमतः मत नहीं देते तथा वे निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट कर सकते हैं। कब? केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का वोट बराबर यानी कि टाई हो जाए। यदि किसी मैटर पर टाई हो जाता है उस केस में ही दे सकते हैं। अनुच्छेद 100 क्लाउज 1। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। देखिए, लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उसको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा सामान्यतः अपने सबसे वरिष्ठ मतलब जिनका एज, ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। अनुच्छेद 85 क्लाउज 1 के अनुसार लोकसभा के सत्र का अंतिम बैठक और आगामी सत्र का प्रथम बैठक के बीच कम से कम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 माह से ज्यादा नहीं। इस प्रकार देखोगे कि लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाना जाना क्या होगा? आवश्यक होगा। अनुच्छेद 100 क्लाउज 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुछ सदस्यों का 1/10 भाग होता है,
1/10 भाग। 500 सीट है, उसका 10वां भाग निकालना होगा, उतना होगा तभी कोरम पूरा होगा। मुख्य विपक्षी दल को मान्यता हेतु यही सदस्य संख्या आवश्यक हो जाती है। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक 80 सांसद को चुन करके भेजता है। सोच लो उत्तर प्रदेश में कितनी ज्यादा वैल्यूज है ना। दूसरा, उसके बाद महाराष्ट्र का है 48, पश्चिम बंगाल 42 स्थान पर है। वर्तमान की बात कह रहा है कि 6 जनवरी 2022 से कह रहा है कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है? 95 लाख रुपए। ठीक है, और कुछ राज्यों और संघीय क्षेत्रों के लिए 75 लाख, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख, और कुछ राज्य कुछ क्षेत्रों में 28 लाख निर्धारित किए। यानी कि आपको सांसद बनना है तो 95 लाख रुपया तो पहले रख लो खर्च करने के लिए। ये तो लीगली है, अब पता नहीं लीगली कितने लोग खर्च करते होंगे। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। यह चुनाव 489 सीटों पर लड़ा गया। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मालवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। तो ध्यान रखिएगा, जीवी मालवांकर जो हैं वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने, और 27 फरवरी 1956 तक, मतलब जब तक उनकी अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत सय्यनम अयंगार लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने, जो द्वितीय लोकसभा के अध्यक्ष थे। ध्यान देखिएगा, द्वितीय लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे वो, और इनकी मृत्यु के बाद ही ये बने। यानी वर्ष 1954 में देखोगे जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवांकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए कि किनके विरुद्ध लाया गया तो याद रखिएगा प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवांकर के विरुद्ध लाया गया था, लेकिन लोकसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, 2009 से 2014 के बीच। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। क्लियर है? चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में देखोगे बहुत आसान प्रश्न पूछेगा, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन टफ नहीं होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये हमने ऑलरेडी देखी, आंसर सी इज अ राइट आंसर, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संसद सदस्य बनने हेतु उम्र क्या? सेम क्वेश्चन है, ज्यादा जान है नहीं इसमें, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? है ना, मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं, नहीं आसान क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरा का सी 25 वर्ष। लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है, पूछा जा रहा है कि लोकसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो इसमें से सही नहीं है, निर्वाचन के मतदाताओं की सूची का राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण से तैयार करता है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के नियंत्रण निर्देशन से थोड़ी ना होता है, किसके निर्देशन से होगा? ध्यान रखना कि संसद और प्रत्येक राज्य के जो विधानमंडल में कराए जाने वाले सभी निर्वाचन, साथ ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची निर्वाचक नियमावली की तारीख कराने का कार्य केंद्र निर्वाचन आयोग के निर्देशन नियंत्रण होता है। यानी कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 324 क्लाउज 1, आर्टिकल 324 क्लाउज 1 में। ठीक है, राष्ट्रपति के नहीं, जो तुम्हारे निर्वाचन आयोग, केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, है ना, नामांकन पत्र क्या है भाई? तो पहला ऑप्शन कहता है कि भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। दूसरा, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ना हो वहां के निवासी द्वारा दाखिल किया जाता है। सॉरी, तीसरा, भारत के किसी नागरिक द्वारा उसकी नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, सी इज अ राइट आंसर। देखो, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 4 के अनुसार कहा गया कि लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी भी सामान्य से सिक्किम के अतिरिक्त से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यदि नहीं होता तो नरेंद्र मोदी आकर बनारस से क्यों लड़ते? सोच, गुजरात से चले और बनारस से लड़े, सिंपल सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अच्छा, एक लाइन और याद रखना कि वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा कहता है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। इसीलिए तो बवाल होता है ना, कहते हैं लोग कि बिहार में, यूपी में, बंगाल में, इन सब राज्यों में अपने पॉपुलेशन तो कंट्रोल किए नहीं है। साउथ इंडिया वाले कहें कि हमने कंट्रोल कर रखा है, देखो भाई हमारी जनसंख्या कम है इसलिए हमें रिप्रेजेंटेशन कम मिल रहा है, संसद कम बन रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, यूपी में 80 सीट, बिहार में 40 सीट, अब कोई लेकर के आ जाए तो क्या होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों को राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 1971 के तहत। ठीक है, 2026 तक हमने बात भी की है। 8वां, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थायी स्थानों का आवंटन। सेम क्वेश्चन, 1971 सी। 9, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहा है? कब तक रखने की बात है? तो ध्यान रखना, इसमें इसमें कहा गया कि, अच्छा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़िए। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? अब यहाँ पे बात ध्यान रखना, अभी क्या लगेगा कि सर 2026, देखो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 81 क्लाउज 3 एवं अनुच्छेद 82 क्लाउज 3, 82 और 81 परंतु में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना अर्थात 2031, जबकि 17वीं जनगणना होगी। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने पर संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसके निर्धारण के लिए तब तक वर्ष 1971 की जनगणना के आधार होगी। मतलब कि 26 में तो आप कर ही रहे हो, लेकिन 26 का टारगेट है, लेकिन कहा जा रहा है कि मान लो डेटा एक बार तो फैक्ट आता नहीं है जनगणना का, तो संशोधित डेटा पूरा कंफर्म हो जाए तब इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा आपका ए इज अ राइट आंसर, 2031। क्लियर, 2031। क्वेश्चन नंबर 10, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है और ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष कौन सा है? 2026। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा, इसमें आंसर होगा डी। क्यों डी होगा? कि देखो, लोकसभा में सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552, यानी 530 राज्यों से, 20 संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती थी। ठीक है, लेकिन 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए इसके क्या कर दिया गया? निष्प्रभावी कर दिया। इसके अनुसार क्या होगा? इसके अनुसार 550 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 550। क्लियर है, यानी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों के निर्वाचन होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? इसमें से कौन सा है संशोधन जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या को वृद्धि करने से? वो आंसर है सी इज राइट आंसर। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था, सॉरी, और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी है? 525 और 20, यानी 545 निर्धारित की गई। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर कितना किया गया? बढ़ाकर 25 किया गया, 20 से 25। फिर 31वें इसमें पुनः उसको 20 कर दिया। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? 31वां संविधान संशोधन। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर
14, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई वो कितनी है? 550, सी इज द राइट आंसर। 15, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 543 अभी है। 16 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? याद रखिएगा, आंसर इज बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आम चुनाव 2009 में, देखो ये सब क्वेश्चन का रिलेवेंस है नहीं, इस क्वेश्चन को तुम छोड़ भी दोगे तो निकल जाएगा, क्योंकि 2009 की बात है, अब 2014 भी क्रॉस कर गया, अब 2014 के बाद तुम्हारा 2019 भी क्रॉस कर गया, अब तो 2024 में आ रहा, तो ये सब क्वेश्चन का कोई रिलेवेंस नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को क्रैश कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको देखना होगा देख लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन अब पूछने वाला नहीं है, यहाँ से कोई आपको फैक्ट मिलेगा भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आवंटित हैं? 20। सेम क्वेश्चन को घुमा फिरा के कह रहा है, आंसर इज ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान वो है आर्टिकल 330। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, खास बताना है आपको, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है केरल तथा तमिलनाडु, आंसर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? ए और बी। ठीक है, ए और बी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, ये तो मन में आपको नहीं आ रहा है कि सर ए और बी क्यों हो? देखो ध्यान रखना, संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में, तथा दादर और नगर हवेली और लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में। यानी कि वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित 2-2 सीट किए गए हैं, जबकि शेष उपयुक्त राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्व स्थिति है। इस प्रकार उनका जो कहना था कि आंसर ए होगा, जो हमने कहा था कि ये तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु है। और दूसरी बात कि वर्तमान में देखोगे अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी राज्य क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख सहित में स्थान आरक्षित नहीं है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 84 है, 84 सीट है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी राज्य के लोकसभा के स्थानों का आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा समझना। कह रहा है कि यदि किसी राज्य के लोकसभा के स्थानों में आवंटित संख्या 42 है तो उस राज्य के अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण की संख्या कितनी होगी? ये डिपेंड करेगा, ऐसे नहीं कि जो नंबर देंगे इसके स्टार मार्क है आंसर, क्योंकि देखो कहा जाता है कि अनुच्छेद 320 के क्लाउज 2 के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य या राज्य क्षेत्र के अनुसूचित जातियों अथवा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की या उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में उस में स्थान इस प्रकार आरक्षित है, या क्या आरक्षित है? जनसंख्या का अनुपात, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से। यानी जैसे इसको एग्जांपल से समझा रहा है कि मान लो कि 1996 में पश्चिम बंगाल है ना, एवं आंध्र प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? मान लो 42 है। उसमें कहता है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें कितनी होगी? 8 और 6। क्यों? क्योंकि वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के आरक्षित स्थान क्रमशः 10 एवं 7 थे। और वर्तमान में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के आरक्षित स्थान क्रमशः 4 एवं 3 है। अब 42 लोकसभा सीटों वाले एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जहां अनुसूचित
जातियों के लिए 10, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 लोकसभा सीटें आरक्षित है। तो अभी यदि सबसे ज्यादा संख्या पूछ दिया तो फिर कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल हो, जिसमें 10 अनुसूचित जातियों के लिए और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? देखो क्वेश्चन ही बन गया है ना। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार है, इस ऑप्शन में देखो यदि ई रहता तो हम ई मार देते हैं, लेकिन देखो क्या कह रहा है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखिए जनजाति के निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें? मध्य प्रदेश में, ये जनजाति। क्लियर है? और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी सीटों की संख्या कितनी है? सुने, जो कि गुजरात में भी 4 सीट है। मध्य प्रदेश में कितनी सीट है? मध्य प्रदेश में 6 सीट है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व? अभी हमने आपको बोला ही था, सी मध्य प्रदेश। 26 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? अब देखो क्या पूछा है, कह रहा है कि अल्पसंख्यक मंत्री उसको करेंगे साइन, ठीक है, या तो भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा आंग्ल भारतीय समुदाय की बात हो रही है। तो एक बात बताओ, जब अनुच्छेद 331 के अनुसार कहता है कि यदि राष्ट्रपति की राय में, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो उस समुदाय का अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और यह प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत 10 वर्षों की अवधि के लिए था। और उसे क्या किया इन्होंने? क्रमिक रूप से, जैसे आरक्षण को बढ़ा रहे हैं वैसे इसको भी बढ़ाया इन्होंने। और 95 संविधान संशोधन नियम 2009 द्वारा यह अवधि प्रारंभ में 70 वर्ष तक आरंभ निर्धारित की गई थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या 2009 में किए, 2009 वाले में, लेकिन 2019 में क्या हुआ, 104वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 334 में संशोधन कर दिया गया कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया? 80 साल। लेकिन आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान 70 वर्ष का बाद का निष्प्रभावी कर दिया गया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इसलिए आरक्षण वगैरह हट नहीं रहा है ना। इस तरह से ये 27 क्वेश्चन हमने किए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे क्योंकि ये चैप्टर्स काफी बड़ा है, तो बाकी के जो क्वेश्चन बचेगा वो आप अपने अगले वीडियोस में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।